आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले 15 सालों में ही नज़र लगी? इन 15 सालों में पता नहीं आपने क्या महसूस किया हो, मैंने महसूस किया कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इसका ऐसा नैरेटिव बना कि पूछो मत। उनके उस डिसीजन पे और आज के हालातों को देखते हुए आपको लगता है कि वो उन्होंने डिसीजन कहीं गलत तो नहीं ले लिया था? हम बाई चॉइस इंडियन हैं, हमारे पास ऑप्शन था, हम जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हमने इसको अपना मुल्क समझा। आज हमसे पूछा जाता है कि आप हर छोटी बड़ी बात में पाकिस्तान हिंदुस्तान, हमारा क्या लेना देना है पाकिस्तान? यूसीसी से आपको कुछ यूसीसी परेशानियां दिखती हैं आपको? यूसीसी मेरे को नहीं, आपको ये बताइए क्या स्टेट को यूसीसी लागू करने का अधिकार है संविधान में? शरिया कानून के जो अधिकार है वो हर एक को चाहिए। क्या गलती होने पे सजा भी उसी कानून के थ्रू चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल। एज ए मुस्लिम आपको क्या लगता है क्या मुसलमान खतरे में है? देखिए, मुसलमान खतरे में नहीं, इंसानियत खतरे में। नमस्कार सिद्दीकी साहब, आज के हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, हमने पिछले कुछ समय से सुना आप कंट्रोवर्सियों में चल रहे हैं कि किस किस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है आजकल? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, पर सामाजिक जीवन है, राजनीतिक लोग हैं, कुछ चीज़ें समझ में आती हैं तो उसको बयान कर देते हैं। अगर उसे कोई व्यक्ति कंट्रोवर्सी मानता है तो मैं नहीं समझता कि कोई कंट्रोवर्सी है। देखिए, हमारा मुल्क एक संवैधानिक मुल्क है, बड़ा लोकतंत्र है। इसमें बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, सभी लोगों को उसका पालन करना भी चाहिए कायदे से। बिल्कुल। और जो व्यक्ति संविधान का पालन नहीं करता, इसका मतलब वो देश को नहीं मानता, मेरा मानना है। पिछले काफ़ी लंबे अरसे से हम देख रहे हैं तरह तरह की बातें समाज में आ रही हैं। समाज की जो हमारी गंगी जंगी तहजीब है, उस तहजीब को ख़राब करने का एक माहौल देश के अंदर बना। हमने उसको काफ़ी दिनों से हम ये देख रहे थे यार किसी तरीके से ये हो कि ठीक है, कुछ लोग हैं जो इस तरह की उन्माद फैलाते हैं, ये देर सवेर इनके समझ में आ जाएगी, लेकिन इंतहा हो गई। मतलब ये समझ में नहीं आया सर कि क्या सोच के, मतलब एक जब हम लोग पढ़ते थे छात्र जीवन में, हम देखते थे हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़ते थे, को एजुकेशन भी हमने ग्रहण की, कभी ऐसा देखने को और सुनने को नहीं आया। इस पिछले 15 सालों में न जाने हमारे मुल्क को किसकी नज़र लग गई, और ऐसी नज़र लगी कि भारत जैसा बड़ा लोकतंत्र दुनिया में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा, और इतनी अच्छी भाईचारा आपको कहीं और देखने को भी नहीं मिलेगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ पिछले 15 सालों में ही नज़र लगी? मैं इसलिए कहा कि देखिए, मैं समझता हूँ मेरी उम्र 58 से 60 साल है। 25 या 20-25 साल तक तो कुछ आदमी को सोचने समझने की उसकी बाल्य अवस्था होती है, बहुत ज़्यादा वो उसका ऑब्जर्वेशन नहीं होता है। उसके बाद जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो वो समझता है। हमारी जो 20 साल का वक्त गुजरा, उसमें तो हमारी छात्र जीवन था, 20-22-23 साल तक महसूस ही नहीं हुआ कुछ। बिल्कुल। अब उसके बाद जो टर्म आया, ये जो 15 साल मैंने आपसे कहे, इन 15 सालों में पता नहीं आपने क्या महसूस किया हो, मैंने महसूस किया कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम इसका ऐसा नैरेटिव बना कि पूछो मत। आप बिलीव नहीं करेंगे, हम लोग पहाड़ों में जहाँ रहते हैं और आज भी रहते हैं, वहाँ हमारे जहन में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई। कभी हमने सोचा नहीं कि ये ठाकुर है, ये ब्राह्मण है, ये सिविल कास्ट है, ये मुस्लिम है, या फलाना ढिमकाना, कभी ऐसा कोई जहन में आया नहीं। अब जब देखा कि साहब एक पता नहीं क्या नैरेटिव सेट कर दिया देश के अंदर कि साहब ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये क्या है यार? भाई आप ये बताओ, मैं बहुत बार कहता हूँ कि ये जब मुल्क बना, पूरी सिस्टम आया, तो हम जब मुल्क आज़ाद हुआ तो बहुत सारी हमारे पास भी चॉइस थी। ये कहा गया कि भाई आपको हमने अलग मुल्क दे दिया, अलग देश दे दिया, आप चले जाओ, हम जा सकते थे वहाँ। बिल्कुल सही बात लेकिन है। नहीं गए। हम बाई चॉइस इंडियन हैं, हमें यहाँ की तहजीब,
यहाँ के लोगों का आपसी भाईचारा वो पसंद आया, तभी तो हमने इसको पसंद किया सही बात और है। तभी हम यहाँ रहे। माउंटबेटन जो कौंसलर जनरल थे, उन्होंने कहा भाई तुमको हम आबादी के तनस्सुब से, आबादी के एतबार से, जो आपकी मुस्लिम आबादी है हिंदुस्तान के अंदर, हम उसके एतबार से आपको पाकिस्तान से लेकर बरेली तक ये पूरी बेल्ट आपको दे देते हैं। उस वक्त मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और दूसरे तीसरे लोग जो हमारी जो लीडिंग लोग थे, जो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, ये सारे के सारे जो फ्रीडम मूवमेंट के नायक थे, उन्होंने कहा नहीं भाई हम भारत के अंदर रहेंगे। तो हम बाई चॉइस भारत हुए ना, हमारे पास ऑप्शन था, हम सही जा बात है। सकते थे पाकिस्तान, लेकिन हमने इसको अपना मुल्क समझा, अपना देश समझा, अपना ही था। अपना ही था और मोहब्बत थी इस मुल्क से। तो ये हमारा एक सोच थी और इस सोच को लेके हमारे बड़ों ने इस मुल्क को पसंद करके और यहाँ रहना पसंद किया। आज हमसे पूछा जाता है कि आप हर छोटी बड़ी बात में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हमारा क्या लेना देना है पाकिस्तान से? अच्छा, एक बात बताइए, आपने बताया कि आपके पूर्वजों ने जो है बाई चॉइस जो है ये, क्योंकि उनका अपना देश था और अपना ही देश समझा जी और अपने ही देश में रहना पसंद भी किया। जी। तो उनके उस डिसीजन पे और आज के हालातों को देखते हुए आपको लगता है कि वो उन्होंने डिसीजन कहीं गलत तो नहीं ले लिया था? अब देखो ऐसा ना, एक दोनों तरफ ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना की ये जिद थी कि भाई मुझे पावर का था ना गेम नहीं, था पावर का तो पावर था, का। लेकिन अब जब पावर का गेम था तो उसने मांग लिया, पाकिस्तान मांग लिया तो चले गए। जाने के बाद आज ये बताइए जो लोग हिंदुस्तान में रहे हैं, क्या उन्होंने गुनाह किया? नहीं, मैं इसीलिए मैं तो यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इन 78 सालों में देखिए, हो सकता है अब 78 उम्र ना आपकी है ना मेरी है, यस लेकिन हम पढ़ तो 78 साल से भी पुराना रहे हैं, जी, इतिहास तो पढ़ते ही आ रहे इतिहास हैं। तो पढ़ता ही आदमी। और लेकिन इन 78 सालों में जो हुआ है वो तो हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है, सुना है। अभी हमारे कई पूर्वज ऐसे हैं, अभी बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जो उस समय जिंदा थे और आज हमें बताते भी हैं कि भाई उस समय ऐसा ऐसा हुआ। तो उस समय के डिसीजन को लेके, क्योंकि बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है, 78 साल कुल हुए हैं अभी, तो कहीं मतलब मन में आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि ये पिछले 15 साल, क्योंकि ये आपने ये वाले 15 साल आपने जिए हैं और वो 78 साल पहले का डिसीजन आपने सुना है, तो उन दोनों को अगर कंपेयर करें तो आपको लगता है कि वो उस समय उन्होंने डिसीजन सही लिया था? क्या जो बुजुर्ग थे, मुल्क के बंटवारे का मतलब अपना डिसीजन? देश और अपने ही देश में रहना। बिल्कुल बिल्कुल सही डिसीजन था। आज भी मानते हैं हम उस डिसीजन को, तभी तो रह रहे हैं यहाँ। आप नहीं समझे। नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप जैसे आपने बताया बहुत अच्छा डिसीजन था। 15 सालों में बहुत कुछ चेंज हो गया। ठीक कहा आपने बताया कि बहुत मतलब सबसे ज्यादा जो आपने अभी एक चीज पे जोर भी दिया था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब धर्म के ऊपर ज्यादा चीजें फोकस चल हो रही, गया। फोकस जो है धर्म के ऊपर हो गया। ठीक। तो अगर धर्म के ऊपर ही फोकस लेके चलते हैं तो फिर तो ये होना था कि क्योंकि यहाँ पे तो हर धर्म के लोग हैं, ये एकमात्र पूरी दुनिया में एक ही देश है जहां पे हर धर्म का इंसान मिल जाएगा, तो क्या इस देश के धर्म के अनुसार उतने टुकड़े कर देने चाहिए थे या आज कर देने चाहिए? नहीं, गलत बात है, गलत बात। ये मेरे मुल्क की ये तहजीब है। अगर आपने इसे अलग कर दिया फिर ये मुल्क नहीं रहेगा, फिर ये लोकतंत्र ही नहीं रहेगा। अगर आप ये कहिए, आप ये बताइए नेपाल कब से हिंदू राष्ट्र है? नेपाल तो हमेशा सही है रहा। आज वो कहाँ है? क्या सोचते हैं वो लोग? क्या पोजीशन हुई वहां? अब मानिए ना इस बात को। देखिए ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान और ये सारे फूलों से सज के बना है। अगर आप इसमें से ये फूल निकालने की कोशिश करेंगे ना तो इसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इसलिए इसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनको सबको आपस में रहते नहीं है क्या? हमारे मुल्क के अंदर एक इंसिडेंट हुआ, वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ, 84 का दंगा हुआ ना। दंगा होने के बाद क्या हाल हुए, तमाम जिसके समझ में जो आया उसने वो किया। आज दुनिया की सबसे मजबूत और बहादुर कौम अगर कोई कहलाती है तो वो सिख कहलाते हैं। 2% है भारत के अंदर, लेकिन उनकी यूनिटी ऐसे है और मैं सलूट करता हूँ उन लोगों को। उन्होंने बताया उनके घर लूटे गए, उनको मारा गया, उनके साथ बदअखलाकी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदुस्तान में रह के अपने आप को मजबूत किया और एक मिसाल कायम करी। चाहते तो सिख कम्युनिटी अपना इमरजेंसी का टाइम कभी नहीं भूल सकती, फिर कभी भी नहीं भूल सकती और कभी भी नहीं भूल सकती। इमरजेंसी के बाद 84 का भी टाइम कभी नहीं भूल सकती। 84 तो खैर 84 तो ये हमने अपने आंखों से देखा है भाई, हमने आंखों से देखा है। हमारे जिस जनपद के अंदर टेहरी में मैं रहता था, 2 फैमिली रहती थी, सिख 2 फैमिली। ऐसे सब लोग, उनके मतलब ही नहीं होता।
ये तो दिल्ली और बड़े महानगरों में इस तरह का ये बना, उस वक्त का नैरेटिव बन गया। आज वही नैरेटिव आज मुसलमानों के लिए बना हुआ है, वही नैरेटिव क्यों बना भाई? ये क्या मुल्क हमारा नहीं है? या हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो बड़े थे, क्या उन्होंने इस मुल्क की जंग को नहीं लड़ा? फ्रीडम मूवमेंट में क्या हमारे लोग नहीं थे? हमारे लोग से मुराद मेरा क्या मुस्लिम नहीं थे? मेरा ही मानना है। बिल्कुल। अब मैं तो चूंकि पहाड़ का रहने वाला आदमी हूँ, मैंने कहा अभी पिछले दिनों मेरा बहुत ज़्यादा एक वीडियो वायरल हुआ। मैंने कहा मेरे नाना हमारे परिवार में बताते थे चंद्रू मियाँ जोशी थे, जोशी परिवार में से थे, वो ब्राह्मण थे। और अब तक जब तक हम पढ़ते रहे तो बहुत सारे लोग आपके चैनल से लाखों लोग मेरे को सुनेंगे भी, महसूस भी करेंगे। अभी जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली तब तक हमारे मामा अपना याया जोशी लिखते हुए जिल्दसाजी का काम करते रहे टेहरी के अंदर। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पुंडीर प्रेस करके होती थी, मतलब उनके बहुत परिवार आज भी देहरादून में है, उनके बगल से गली जाती थी, वहाँ याया मियाँ जोशी जिल्दसाजी का काम करते थे। तो क्या कहेंगे आप इसे? हमने जो अभी कहा कि यार किसके साथ आप झगड़ा करेंगे, किसको पीटेंगे आप, किसको मारने का काम करेंगे आप? हमारी जो तहजीब है और जो हमारा जो कल्चर है उसको खत्म करेंगे क्या? और किसको इसने इजाजत दे दी कि कोई किसी के कल्चर को खत्म कर देगा? अच्छा, आपने बताया कि आपके नाना नाना जोशी परिवार से थे जी, और मामा भी अभी जोशी, मतलब बहुत ज्यादा लंबा हाँ, टाइम नहीं हो, ज्यादा तो 10-12-15 साल वो एक्सपायर तो हो मतलब गए, ये है कि एक्सपायर हो गए। मतलब ये है कि आपने इन लोगों के साथ समय तो अच्छा बिताया होगा। बहुत सुंदर समय, बहुत बेहतरीन तो समय। आपने उनसे कभी पूछा नहीं कि मतलब ऐसा क्यों है कि आप ना पूरे आप मुस्लिम हैं ना पूरे आप हिंदू हैं, ये ऐसा, ये जोशी भी हैं और ये भी। देखिए मैं आपको देखूं, आप अगर मुझे मुरादाबाद, आप अभी यहाँ मुजफ्फरनगर चले जाइए, आपको लगेगा वो अपने आप को त्यागी लिखते हैं। बहुत हैं अभी ऐसे। अभी अब अभी ऐसे मैं तो आप देखिए, बहुत सारे नहीं, इसको समझना पड़ेगा, इसको इसलिए समझना पड़ेगा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद ने उनका जब लास्ट वक्त आया तो उन्होंने कहा भाई जिस साबी का मुंह जिस जानिब है वो उस जानिब चले जाइए। हमारी हिंदुस्तान की तरफ मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर में है, वो इधर आ गए। आने के बाद उनकी फॉलोइंग बढ़ी। मुझे आप ये बताइए, समझाइए, आज पहले हम तमाम तरह के देवी देवताओं की पूजा तमाम हमारा सनातनी लोग करते थे। आज सत्संगी हो गए लोग, जो सामने आदमी प्रवचन कर रहा है वो ये कह रहा है यार ये मुझे अच्छा मार्ग दिखा रहा है, ये बात सच्ची कह रहा है। जो हमारा बाबा सत्संगी जो अपने विचार व्यक्त करता है तो उसको मैक्सिमम लोग मान रहे हैं ना। ये मनुष्य का दिमाग है, इसको जो चीज अच्छी नजर आती है, जो चीज अच्छी लगती है, ये उसकी तरफ माइल होता है, जाता है, बिल्कुल इसका जुगान होता है। हमारे जो बड़े थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको इस्लाम धर्म के अंदर बहुत सारी सच्चाइयाँ और अच्छाइयाँ नजर आई, और वास्तव में अच्छाइयाँ और सच्चाइयाँ हैं। मजहब कोई खराब नहीं है, मजहब सबके बेहतरीन है, लेकिन आदमी का नजरिया, आराधना से तो आस्था से तो आराधना होती है ना। जब आस्था ही नहीं होगी तो आराधना कैसे हो जाएगी? बिल्कुल जब सही बात। मेरी आस्था कहीं होगी उसके प्रति तो मेरी आराधना होगी ना, मेरा पूजा पाठ भी उसी के प्रति होगा। अब ये सोच लेना कि यार ये मुस्लिम है, ये हिंदू भाई है, ये सनातनी है, ये सिख है, ये, और मेरा नजरिया इसके लिए गलत हो जाए, तो फिर मेरे अंदर इंसानियत कहाँ से आई? फिर मैं इंसान कहाँ से कहलाऊंगा? फिर तो मैं इंसान नहीं रहा ना। हिंदुस्तान की तो वैसे भी बुनियाद ही जो है सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की है, सब एक साथ ही रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि यूजीसी से आपकी यूसीसी से आपको कुछ यूसीसी परेशानियां दिखती हैं आपको? यूसीसी मेरे को नहीं। जो मौजूदा हुकूमतें हैं उन्होंने कहा एक देश एक संविधान एक विधान, ये सब उनका नारा है ना, हमारा नारा तो नहीं है, हमारा नारा तो नहीं था ये। आपको ये बताइए क्या स्टेट को यूसीसी लागू करने का अधिकार है संविधान में? जो सेंट्रल एक्ट है वो भारत की पार्लियामेंट से गवर्न होता है। कानून जो बना है, जो सेंट्रल एक्ट बना है, वो भारत की लोकसभा, भारत के संसद से गवर्न होता है। अब मैं स्टेट में बैठ के एक अलग से कानून बना दूं, क्या वो कानून चलेगा? या उस कानून को मान्यता मिल जाएगी? या सिर्फ ये होड़ लगाना कि साहब योगी जी ये कर रहे हैं तो मुझे ये करूंगा, मैं जितना जितना मैं सेपरेशन में एक समाज को लेके आऊंगा तो शायद मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। तो आपको लगता है कि आज की स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है
कि वो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के ऐसा कोई कानून ले आए। आप मुझे बताओ, विधानसभा में यूसीसी पास कर दिया गया, इसको भेजा, बाद में पता चला कि साहब राष्ट्रपति को गवर्नर के थ्रू इसको भेज दिया गया, क्या उसका हुआ उस नोटिफिकेशन का मुझे मेरे नॉलेज से परे बात। मुझे ये बताओ आप कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों एक अलग लगते हैं। हमारे यहाँ इनको ये लगा, होता क्या है कि हम माना आप अपने अपने मजहब को मानते हैं, तो मजहब को आप तभी तो मानेंगे जब उसके बनाए हुए कानून, उसके बनाए कायदे को आप मानेंगे, तभी तो आप कहलाएंगे। सही बात जब है। उसके कायदे को आप नहीं मानेंगे, जो कायदा उस सनातनी धर्म में लिखा हुआ है, तो आप कैसे हिंदू कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे ना आप, क्योंकि आपने फॉलो ही नहीं किया उसे। मैंने आपसे फिर कहा कि आस्था पे ही आराधना है। जब आपकी आस्था ही नहीं है तो आपकी काहे की आराधना है भाई? मेरा ये कहना है। यूसीसी में बहुत सारी खामियां हैं। वो शरीय कानून को खत्म करने का बात करता है। आप ये बताइए, आप जबरन किसी के ऊपर कर देंगे क्या ट्रिपल तलाक आज नहीं हो रही है? क्या आज दूसरी तीसरी चीजें नहीं हो रही हैं? भाई मेरी मर्जी है, मैं मानूं या ना मानूं, तो मुझ पे जबरन तो थोप नहीं सकते, क्योंकि मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मुझे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कैसे रोक दोगे आप मुझे? आप तो बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे 3 तलाक की अगर बात करें, तो अब वो 3 तलाक का अगर कोई बोलता है और बोलता है कि भाई मैं ये इसको फॉलो करूंगा, मैं अपना शरिया कानून मानूंगा और इसी के थ्रू करूंगा, तो वो क्योंकि यहाँ के एक नियम और भी हैं, जैसे कि हमारी बातचीत हो रही थी कि भाई एक देश एक कानून, तो यहाँ देश के अपने कानून भी हैं। अब जब उस चीज के अगेंस्ट कानून बना दिया गया है, तो वो तब तक फॉलो नहीं होगा जब तक कि जिसको वो तलाक दिया गया है वो महिला कंप्लेंट नहीं करती। अगर वो राजी है तो खत्म। अगर वो राजी है तो बात घर के अंदर ही रह गई, घर के अंदर रह गई। अच्छा, जो लेकिन अगर वो महिला कंप्लेंट कर दे तो ठीक, स्वाभाविक है कि कानून के तहत उस पर कार्रवाई होगी, तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, कोई नहीं रोक सकता। तो जो शिकायत होगी उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, एक चीज और है, जैसे आपने शरिया कानून के बारे में बताया, अधिकतर मुस्लिम शरिया कानून को मानते हैं, तो कई बार कुछ मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, उनके साथ बैठ के हमारी हंसी मजाक में चर्चा होती थी, कभी वो गर्मा गर्मी भी हो जाती थी हमारी, तो वो चीज मेरे को याद आ रही है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ एक बार आपसे भी वो चीज पूछ लूं कि शरिया कानून के जो अधिकार हैं वो हर एक को चाहिए, क्या गलती होने पे सजा भी उसी कानून के थ्रू चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका, बहुत बढ़िया सवाल है। क्योंकि देखिए, जेब कतरे के लिए शरिया कानून में क्या गुनाह, मतलब क्या उसके सजा मुकर्रर की गई है? जी बिल्कुल ठीक। कत्ल करने पे क्या है, इस तरह के बहुत सारे जुर्म है, सबके लिए अलग अलग मुकर्रर किया गया है सजा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उस समय पे मैंने देखा है कि मैक्सिमम लोग चले जाते हैं आईपीसी की धाराओं पे कि जी हमारे संविधान के तहत ये है, इसके तहत मेरे को जो है जमानत दे दो, मेरे को इसके तहत केस लड़ना है, इसके तहत है। तो उस समय पे क्यों नहीं बोलता वो मुस्लिम समाज? ठीक, बेहतरीन जवाब था इस बात का। और इस बात का ये जवाब है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझसे एक सवाल किया था कि बशर्ते मैंने शरिया कानून को फॉलो किया, अगर मेरी कंप्लेंट नहीं है तो फिर बात खत्म, घर पे बात, घर के अंदर रह जाएगी। घर के अंदर। ये अच्छा सवाल है कि खाली तलाक पे और दूसरे तीसरे चीजों पे, अधिकारों पे, सिर्फ अधिकार तो वहां से चाहिए, तो तब मुझे चाहिए, लेकिन पनिशमेंट मुझे नहीं देना चाहिए। पनिशमेंट नहीं चाहिए, पनिशमेंट नहीं चाहिए। तो जो लोग अगर शरिया कानून को मानते हैं सही मायने में, तो उसे पनिशमेंट भी चाहिए और उसे अधिकार भी चाहिए। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, आपके अपने जीवन का जितना एक्सपीरियंस है, आज तक कोई एक केस बताइए जिसको शरिया के तहत सजा दी गई हो। देखिए, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में ये बाहर के जो अरबी मुल्क हैं वहां तो बराबर सजा मिलती है, वहां तो होता है, वो तो मेरे को पता है, उनका किंगडम है। हमारे यहाँ किंगडम नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एक लोकशाही, लोकतंत्र है, और उसमें आईपीसी है। अब आप कहेंगे ना मेरी बात को, उसके तहत गवर्न होते हैं हम। अब एनआरबी हो गया, हम उसके तहत गवर्न होते हैं। तो सजा देने वाली जो अथॉरिटी है वो तो भारत की पुलिस है ना, या भारत का एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सजा तो उसको देनी है ना। अब आपने ठीक कहा, अधिकार तो आपने ले लिए और सजा के लिए आप पहुंच गए आईपीसी के पास या एनआरबी के पास। मेरा ये कहना है कि
मजहब इस्लाम के अंदर कुरान ने ये चीज वाजा की है, इसको खुला किया है कि जिस मुल्क के अंदर आप लोग रहते हो उसके आइन को मानना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कुरान ने वाजा कर दिया। तो जो लोग कुरान को मानते हैं, जो शरिया को मानते हैं, वो इस बात को भी मानते हैं कि हम जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं उसके मुल्क के कानून को हमें मानना पड़ेगा। तो फिर ये वाली बात क्यों आती है कि नहीं जी मेरे को तो ये 3 तलाक की पावर चाहिए, या अच्छा, फिर इस तरह के जितने अधिकार जो शरिया के अंदर हैं कि ये मुझे चाहिए? बिल्कुल। देखिए, शरिया के अधिकार मांगने का हक किसको है? जो उससे गवर्न होता है। आप समझ, चाहे महिला हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई हो। हमारे यहाँ ये जो ट्रिपल तलाक का, इसको जैसे माना फर्ज करो, मैं आपको बताऊं, आजकल चल रहा है हमारे देश के अंदर ये लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद। जिहाद के सही मायने संघर्ष के हैं। जिहाद का जो एक्चुअल मीनिंग जो है वो संघर्ष के। बिल्कुल। अब आपने उसका जो वो बना दिया है, उसका जो नैरेटिव सेट कर दिया है कि जिहादी माने आतंकवादी, उसको जोड़ दिया आतंकवाद से। तो अब आप ये बताइए ये कहाँ का ये वो है भाई। अभी एक शब्द आया, उस पे बड़ा हंगामा मच गया कि वो मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि जिहाद करेंगे। अरे उसने कहा भाई हम जुल्म के खिलाफ संघर्ष करेंगे, उसको उसने अरबी भाषा में कह दिया। अब मेरा ये कहना है, देखो मैं फिर कह रहा था, कल मुझसे एक पत्रकार ने सवाल किया, उन्होंने मुझसे कहा कि साहब ये हमारे यहाँ मदरसा शिक्षा प्राधिकरण बना दिया गया। मैंने पत्रकार महोदय को ये कहा कि देखिए साहब, आपने मदरसा शिक्षा प्राधिकरण बना दिया, आपने उसको प्राधिकरण का। हमारे यहाँ जो हम अरबी फारसी मदरसा बोर्ड जो कांग्रेस ने बनाया था, उसमें हमने मदरसों को मान्यता दी थी और उनसे ये कहा था कि भाई आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाएंगे, खत्म। लिपि कोई भी हो सकती है, लिपि उर्दू भी हो सकती है, अरबी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, लिपि कोई भी हो सकती है, किसी भी लिपि में हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें इतना बड़ा क्या था जो आपने उठा के उस मदरसा अरबी मदरसा फारसा बोर्ड को, बोर्ड जो था एक शिक्षा परिषद के अंदर था हमारे उत्तराखंड के अंदर, आपने उसको मदरसा शिक्षा प्राधिकरण बना दिया। क्या सोचा आपके उसके पीछे? अभी मैं कल देख रहा था एक गाड़ी के पीछे लिखा था लोक भवन, राजभवन का एक अलग मामला था, अब उसको नाम लोक भवन का दे दिया। कुछ चीजें जब बनती है ना साहब, उसका एक इंप्रेशन होता है, उस शब्द का एक इंप्रेशन होता है। पहले राजभवन को, जो राजभवन का देखता था ना तो लगता था, अब आपने उसे लोक भवन कह दिया, तो वो इंप्रेशन चला गया। वो जो छवि थी, जैसे पहले 302 थी या 376 थी सेक्शन था, आज उसे चेंज कर दिया आपने, या 420 था, तो आम आदमी आम भाषा में ये कह देता है यार ये 420 है। बिल्कुल। अब आपने उसका सेक्शन चेंज कर दिया, अब वो इंप्रेशन ही चला गया। तो इसलिए चीजों में बदलाव हो, लेकिन बदलाव के पीछे लॉजिक हो, बदलाव के पीछे आदमी, जो हमारा इंप्रेशन बन गया ना दिमाग का, हम कह देते थे आम आदमी यार ये 420 है यार, अब क्या कहोगे आप उसे, और उसका वो इंप्रेशन जाएगा ही नहीं। वो इंप्रेशन आज तो नहीं जाएगा, हाँ, लेकिन आज से 20 साल के बाद जाएगा, तो वो 420 किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर उस समय वो 430 कर दिया गया, यस, तो वो धीरे 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 चलन में आएगा। 20 साल के बाद लोग 430 बोल रहे होंगे। सर आप समझ नहीं रहे ना, तब आप और मैं तो नहीं रहूंगे ना, आप और मैं तो नहीं रहेंगे ना, तो कोई भी तो नहीं मेरी नहीं ना समझ, मेरी जो अभिव्यक्ति की आजादी है, उसको तो आपने, उसको तो मिटाने का काम किया ना। कैसे मिटाया आपने? मतलब मैं ये सोचता था कि यार ये आदमी 420 है, तो मेरे दिमाग में उसके प्रति ये एक धारणा थी कि भाई ये वास्तव में 420 है। आज आपने चेंज कर दिया उसे, अब मैं उसे क्या सोचूं, 420 सोचूं या 431 सोचूं, क्या सोचूं उसे मैं? इसलिए चीजें बहुत सारी बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव, अच्छा आपने नोटबंदी करी, किसको लाभ हुआ भाई उससे? आपने जीएसटी लागू की, किसको लाभ हुआ भाई उससे? किसको लाभ हुआ? आपको या मुझे या हमारे वीर जी बैठे हैं, इनको लाभ हुआ? जीएसटी को आपने पहले 18%, 28%, 30% इस तरह के आपने सिलेबस तय किए, आज आपने फिर उसे 5% में लाके खड़ा कर दिया। क्या पोजीशन हो गई आपकी? बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरा ये कहना है, कुछ चीजें मेरे को ऐसा भी लगता है, सरकार की बहुत सारी चीजें मेरे को भी समझ में नहीं आती है। जीएसटी का पहले स्टार्टिंग जो था और अब जो है चीजें चल रही हैं, मेरे को अलग अलग तरह से उसके फर्क पड़े हैं मेरे जीवन में भी।
लेकिन मेरे को कई बार ऐसा भी समझ में आता है कि अगर हम, ये तो आविष्कार है, मतलब आविष्कार नहीं, ये क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं जिसके रिजल्ट कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। अगर ऐसे ही एडिसन ने भी सोच लिया होता तो बल्ब कभी बनता ही नहीं। आज आप और हम जो है ये इस तरह से ना बैठ के मोमबत्ती जला के बैठे हुए होते, शायद बल्ब ही नहीं बन पाता कभी भी, क्योंकि वो कितनी बार फेल हुआ उसमें। तो ये तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि किए जाते हैं कि अगर कुछ अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो बदलाव करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार ने बिल्कुल सही किया। वैसे तो मैं टैक्स की इस नीति के बिल्कुल खिलाफ रहता हूं जो इतने हायर परसेंटेज पे जाती है, क्योंकि हमने तो वो चाणक्य नीति भी पढ़ी है जिसमें ये साफ था कि 5% से ऊपर टैक्स होना नहीं चाहिए प्रजा के ऊपर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ऊपर प्रजा के ऊपर टैक्स है तो मतलब राजा बेलगाम है। बेलगाम है, वही हुआ। तो मैं इसके मतलब मैं ऐसा नहीं हूं कि ये सोचूं कि मैं ये वाली बात कहने पे ये नहीं है कि मैं सत्ता पक्ष का साथ दे रहा हूं, नहीं बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, तभी पता भी लगता है। एक्सपेरिमेंट करें आप प्रयोग करें, लेकिन प्रयोग से किसी का अहित ना हो, उस पे हित को ध्यान रखा जाए। 5% आम आदमी देता है, आपने 18% कर दिया, लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया, लोगों ने रास्ते ढूंढ लिए। रास्ते हर वो हमेशा ही होता है, हमेशा होता है। तो आपने ऐसी पॉलिसी लाई क्यों? आप आज देश की जीडीपी कहाँ खड़ी है आपको पता है? क्या पोजीशन है? और आम नागरिक भारत का किस पोजीशन में खड़ा है? बहरहाल वो लंबी डिबेट्स हो जाएगी। मेरा आपसे ये कहना है, राजा महाराजाओं ने भी, मुगलों ने भी चलाया, अंग्रेजों ने भी चलाया, ये मुल्क चला, बहुत सारी थी। मैंने कहा ना, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ टेरी में जजिया आता था, टैक्स तमाम रियासतों का। औरंगजेब की हुकूमत थी भारत के अंदर, जब टेरी से जजिया आया, टैक्स आया, तो उसमें 1 असरफी और बाकी मार्से के दाने हंडिया में, जब उसको बैतुल माल के अंदर डाला गया, पूरे खजाने के अंदर डाला गया, तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने देखा, यार ये कहाँ से आया, ये कहाँ 1 असरफी भेजी और बाकी मार्से के दाने, वो फैल गए ना पूरे के पूरे फर्श पे। तो उन्हें लगा यार ये कोई आदमी मेरे खानदान का, आदमी को लगता है ना कुछ लोग बिरले होते हैं। तो उसने कहा जरा जाओ देखो। पता ये चला कि दारो शिको वहां शरण लिए हुए थे, जो हमारे गढ़वाल रियासत थी उसमें वो शरण लिए हुए थे। बहरहाल वो लंबी बात हो जाएगी। मेरा ये कहना है, कोई भी शासक प्रशासक हो, अगर उसकी सोच पॉजिटिव है, उसका नजरिया अच्छा है, तो वो आवाम को फैज मिल जाएगा, आम आदमी को उसका लाभ हो जाएगा। और अगर उसका संकुचित सोच है, आज आप क्या चाहते हैं देश के अंदर? क्या ये मुल्क खाली आपसे और मुझसे चलेगा? ये मुल्क सबसे चलेगा, सबसे चलेगा। आप चलो, अब मैं आपको दूसरा आपकी बात का एक जवाब देता हूँ। आप हटा दीजिए हमारे देश से जो लोग पंचर बना रहे हैं, अब्दुल पंचर बना रहा है, हटा दीजिए, कौन लगाएगा पंचर? आप तो नहीं लगाओगे, वीरजी भी नहीं लगाएंगे, पंचर तो अब्दुल लगा रहा है ना। नहीं, इस बात में तो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी किसी के होने या ना होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, कल हम में से कोई नहीं होगा तो कोई जो नहीं होगा उसकी जगह कोई और बैठा होगा। हमेशा किसी ना किसी की जगह कोई दूसरा ले लेता है। ठीक हो गया ना, या परिस्थितियां लिवा लेती हैं, बिल्कुल, या समय लिवा देता है। अच्छा आप एक चीज देखिए, आज बात आ रही है पंचर की, चलो इसको अभी हटा देते हैं। इससे मैं आपको कुछ पीछे ले जाता हूँ, ये क्योंकि एक धर्म विशेष के लिए बात हो रही है। तो अगर मुस्लिम धर्म के ऊपर ही अगर हम बात करें, लगभग मेरे ख्याल से 1500 साल के आसपास, 1500 साल से पहले भी दूसरी तरह की गाड़ियां चलती थी, व्यवस्थाएं थी, उनके भी टायर खराब होते होंगे, ठीक बिल्कुल होते हैं, उनके मरम्मत करने वाले भी कोई ना कोई रहे होंगे, ठीक रहे होंगे, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है आपकी बात। कोई और कई जगह आज भी इसी दुनिया में वर्तमान में भी कुछ देश तो ऐसे होंगे कि जहां पे मुस्लिम्स की संख्या बहुत ही कम होगी, बिल्कुल ठीक है, या ना के बराबर होगी, बिल्कुल ठीक है, और वहां पे भी गाड़ियां चल रही होंगी, बिल्कुल चल रही हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ हो ही रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल तो ये मेरा कहने का मतलब है कि व्यवस्था तो एक ऐसी चीज है कि देखो, आपके या मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नहीं होंगे, कोई और आपकी जगह पे होगा, मैं नहीं होऊंगा, मेरी जगह पे कोई और होगा, ठीक है, एडजस्टमेंट हो जाएगा। मेरा ये कहना है, मेरा ये सवाल है दूसरा ना, एक ये नैरेटिव सेट किया गया कि यार ये फलाना व्यक्ति है, इस फलाने व्यक्ति से। अच्छा ये बताओ क्यों है ये सब बातें? हम इंसानियत की जिंदगी जो जी रहे थे, पहले जी रहे थे, बढ़िया जी रहे थे, अच्छी जी रहे थे, उसमें क्या दुश्वारी थी? कोई दुश्वारी थी क्या?
आप मुझसे मिलते थे, मैं आपसे मिलता था, आप मेरे साथ बैठते थे, मैं आपके साथ बैठता था। वो तहज़ीब हमारी क्यों ख़राब कर की जा रही है? क्या वजह है, क्यों किया जा रहा है इस काम को? मैं ये कह रहा हूँ, क्या मुल्क इस इन तमाम ज़हनी सेपरेशन से दब के क्या मुल्क आगे बढ़ जाएगा? आधा समय तो इसी में निकल जाता है। फिर आज पूरे देश के अंदर माना एक कोटद्वार की घटना हुई और उस व्यक्ति ने वो दीपक व्यक्ति है, उसने रोशनी दिखाने का काम किया। अगर उसने अपने आप को मोहम्मद दीपक कह दिया, तो क्या इतना बड़ा ज़ुल्म हो गया था? क्या हो गया था? कह दिया अच्छा, उसने। उन्हीं का एक और ऑडियो जो है वायरल हो रहा है आजकल जिसमें वो कह रहे हैं कि मैंने जिनके लिए आवाज उठाई वही मेरे साथ खड़े नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दिया। ऐसा ऐसा मैंने तो, मेरी नज़रों में तो नहीं गुज़रा, लेकिन उसके एक चैनल साथ है राय शुमारी के नाम हाँ, से, हो सकता है कहीं उसमें ही सुना मैंने ये। हो सकता है उन्होंने उन्होंने एक्चुअली में आपने देखा होगा जब से वहाँ क्या नाम है उनका, जो भी पत्रकार भारत वहाँ से आए थे दिल्ली से, अजीत अंजुम, हम्म। उनका उनका एक चैनल है, वो वहाँ गए। तो जब आपने देखा होगा वो उनको टेलीकास्ट कर रहे थे, बाबा को, जो बाबा बैठे थे वहाँ, उनको जब टेलीकास्ट कर रहे थे, तो आपने देखा उनके बच्चों ने, वो बच्चे कह रहे थे नहीं जी यहाँ सब ठीक हो गया है, कुछ नहीं है। आदमी क्या होता है कि जब उसके परिवार पर कोई बात आती है ना, तो वो टूट जाता है। इसी दीपक के बारे में जब इसकी माँ और इसकी मिसेज और जब इसकी बच्ची, जब घर का इस पे दबाव आया, तो एक जगह ये भी लड़खड़ाता नजर आया, लेकिन उसने इंसानियत को नहीं छोड़ा ना। उसने कहा ना, मैंने कहा है इस बात को। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर उसने ये बात कह दी थी तो क्या जरूरत थी कि देहरादून और इधर उधर से तमाम लोग गए, माना एक संगठन विशेष के लोग गए। क्या 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 साबित करना चाहते थे इस बात से? क्या कोई इंसान किसी के साथ इंसान खड़ा नहीं होगा? क्या मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँगा? माना फर्ज करो जब बाजार सड़क में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आदमी गिर जाता है, क्या हम उसको उठाते नहीं है? बिल्कुल उठाते हैं। है ना? उठाते नहीं, हम ये कोशिश करते हैं कि हरचंद जब तक ये बिल्कुल फिट ना हो जाए तब तक इसका साथ ना बिल्कुल। छोड़ा जाए। ये इंसानियत का तकाजा है ना। अधिकतर लोगों के साथ तो मैं ये देखता हूँ सही और गलत दो ही चीज देखी जाती है। फिर अच्छा, वहां हम ये सोचने लेकिन लगे। ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ पॉलिटिक्स के ही चश्मे से दिखाई देता है, धर्म जाति। अब ये अच्छा सवाल है, ये अच्छा सवाल है। अभी देखिए, मुल्क आज़ाद हुआ, मुल्क आज़ादी के बाद इसको कांग्रेस ने अपने हाथों में लिया, कांग्रेस ने सरकारें दी, सरकारें चली, सारी चीज़ें एक सिस्टम बना। बहुत लंबे अरसे बाद, 60 साल 70 साल बाद, हालांकि 60 साल कांग्रेस ने राज नहीं किया है, उसने जो भी 40-50 साल किया होगा वो रहा, बाकी तो इधर उधर गया। वो 13 साल हमारे उनके भी जोड़ दिए जाते हैं, भाजपा के भी जोड़ दिए जाते हैं। मेरा ये कहना है कि उन 60-70 सालों में अच्छाइयाँ भी हुई होंगी, बुराइयाँ भी होंगी। अब लोग कहते हैं साहब, जो यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 का जो वक्त गुजरा है सरदार मनमोहन सिंह जी के दौरे ज़माने में, उस वक्त आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा खड़ा है या जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं, ये सरदार मनमोहन सिंह जी की देन है। ये लोग कहते हैं आम जनरल भाषा में कि भाई सबसे बड़ा पूरे भारत ने उनकी इकोनॉमी को और उनकी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है। ये बहुत लोग अच्छा अर्थशास्त्री थे वो। बहुत अच्छे अर्थशास्त्री लोग, उनका आज गुणगान करते हैं। बिल्कुल। है ना? और चाहते तो वो भी बहुत कुछ कर सकते थे, देश के प्रधानमंत्री थे। आज जो हमारे मौजूदा वजीर आला हैं, उनकी पोजीशन क्या है? मेरा ये कहना है, आप सिर्फ एक नैरेटिव सेट करेंगे और उससे ये कहेंगे कि बहुत सारे हिंदू भाई हमारे पक्ष में आ जाएंगे, या बहुत सारे मुसलमान हमसे खफा हो जाएंगे, या बहुत सारे सिख हमसे नाराज हो जाएंगे, उससे नहीं चलेगा। आज भी देश की पार्लियामेंट के अंदर 60% लोगों का मत भाजपा के खिलाफ है। 40% तो हैं, 200 कुछ सीटें तो हैं हमारी आपके पास, बाकी तो 60% आपका आपके खिलाफ है। मैंडेट तो आपके खिलाफ है, आप उसी को तो मानेंगे ना। जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसी को तो आप मानेंगे, या किसी और चीज को मानेंगे? वही है। वही उसी को, वही हमारे पास है एक। तो मेरा कुल मिला के ये कहना है कि ऐसा नैरेटिव सेट ना किया जाए जिससे हमारी जो इंसानियत है वो मर जाए, वो तार तार हो जाए। अच्छा, एक आप बता रहे हैं कि 40% उनके भाजपा के पास है और 60% भाजपा के अगेंस्ट है। अगेंस्ट। इसके बावजूद भी कांग्रेस का हमेशा एक वो रहता है, मतलब एक क्वेश्चन मार्क लगा के रख देते हैं वो ईवीएम के ऊपर, कि ईवीएम को जो है सेट किया गया है उसके से ही जीत रही है।
तो वो 60% नहीं जीत पा रही है मशीनों को सेट करने के बावजूद भी। अगर ऐसा होता, मतलब मेरे हाथ में अगर ये पावर होती, तो मैं तो 100 में से 100 निकालता, मैं तो 99 भी नहीं छोड़ता। नहीं देखो, मतलब 99 में भी ऐसा नहीं कि एक छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, बहुत अच्छा सवाल है। आप ये बताइए, आप इस ऑफिस के हेड हैं, इस चैनल के भी हेड हैं, इस चैनल को जैसा आप चाहेंगे वैसे चलेगा। बिल्कुल। जो व्यवस्थाएं आप यहाँ करोगे वो व्यवस्थाएं लागू होंगी। आज आपको, आपने ये चेयर इस तरीके से लगा दी, कल इस चेयर को आप बदल के दूसरी तरीके से लगा देंगे। बिल्कुल। ईवीएम पे हुए सवाल, ईवीएम पे जब तक सवाल हुए तब हुए, आज वो ट्रेंड चेंज कर दिया गया। आज आपको पता है, आज जो राहुल गांधी ने एक आवाज लगाई कि वोट चोरी हो गया, कहा ना उसने वोट चोर गद्दी छोड़, ये आवाज लगाई। क्यों लगाई राहुल गांधी ने आवाज? कभी आपने इसका ऑब्जर्वेशन लिया? होता क्या है कि सने सने हर चीजें बदल दी। जैसे अभी आपने कहा ना आविष्कार होता है, एक बार वो लकड़ी के पहिए चलते थे, फिर वो दूसरे पहिए आए, लोहे के पहिए आए, फिर टायर ट्यूबलेस, आज ट्यूबलेस टायर आ गया, फिर उसके अंदर हमने ट्यूब डाल दिया, आज ट्यूबलेस आ गया। सिस्टम बदला है, और बदलने के बाद जितना हम कर सकते थे, अब सारी सीटों, अब अगर माना आप चाहें, माना फर्ज करो देहरादून की एक सीट पकड़ लें आप, जो मुस्लिम बहुल सीट है, वहां भाजपा को तो वोट नहीं देंगे, नहीं दिखा पाएंगे ना मशीन में। कैसे दिखा पाएंगे? विरोध हो जाएगा आपका। उन्हें पता है कि यार मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं कर रहा है, कैसे दिखा देंगे वहां? इसलिए वो उतनी सीटों को सेट करते हैं, उतनी सीटों पर वो अपना दिमाग लगाते हैं जितनी सीटों पर उन्हें पता है कि इतनी सीटों को हमने सेट करना है, कर देते। तो मतलब पिछली 2 बार से जो है प्रदेश में सरकार जो है इसी तरीके से जीत रही है, अब आप क्योंकि यहाँ तो हमेशा ऐसा रहा है कि कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी मुझे कांग्रेस, कभी भाजपा। मुझे आप बताइए कि पिछले जो रिजल्ट आपके सामने आए, उन रिजल्टों को आप जरा देखें, वोट, हमारा वोट परसेंटेज उठा के देखें। हम तराई के इलाके में, हमारी 70 सीटों में 32 सीटें ऐसी हैं। लोकसभा जो 24 का चुनाव हुआ है, 24 की बात कर रहा हूँ आपसे, 24 के चुनाव में 32 सीटों पर हम, इस उत्तराखंड की एबव 40,000 वोट है हमें। हम ऊपर जब पहाड़ों में चले जाते हैं तो वहां हमें 5,000, 6,000, 7,000 वोट मिला है। क्या कांग्रेस का इतने बुरे दिन आ गए कि टिहरी विधानसभा के अंदर उसको 4200 वोट मिला हुआ है? 4200 का कैडर है क्या उसका? कांग्रेस इस मुल्क की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जनता ने देखा कि कांग्रेस को भी अच्छा बहुमत दिया था, सरकार कांग्रेस की चल रही थी, और एकदम से जो है कांग्रेस के ही लोगों ने जो है पार्टी को छोड़ा और वो जाके अपने विपक्षी दल से मिले, तो इससे भरोसा किसका टूटा? कैडर जो है, कैडर अपनी जगह खड़ा रहता है, नेता बदल जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आम जनता ना, आम जनता का भरोसा तो टूटा ना। आम जनता आप एक चीज देखो, हमने जिताया कांग्रेस को और सरकार बन गई भाजपा की, तो ये जनता के साथ तो धोखा हुआ। यस, मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, ये तो जनता के साथ धोखा हुआ ना। अब ऐसे में वो जनता जो एक बार धोखा खा चुकी है, वो दोबारा से फिर धोखा खाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आज की जनता तो बहुत जागरूक है, सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं कुछ होता है। पहले तो ऐसा होता था कि किसी कोने में कहीं अखबार में कुछ छपा है, उसको पता लगने में 2 साल लग जाते थे कि वहां ऐसा हुआ था। अब तो यहाँ पे सेकंडों में मालूम चल जाता है। आज जैसे यही वाली कोटद्वार वाली बात आ रही थी, मोहम्मद दीपक वाली बात, तो वो तो घंटों के हिसाब से जो है पूरे देश में पता लग गया। हाँ, पूरी दुनिया में। तो वैसे ही जो जनता आज इस युग की है, तो वो नहीं चाहेगी कि ये जो मेरे को धोखा दे। आप ही एक बात बताओ, आपको मालूम चल जाए कि मैंने आपको धोखा दिया है, आप दोबारा मेरे ऊपर भरोसा करोगे? नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। तो फिर ऐसे में कांग्रेस का वोट बैंक गिरना, इसके लिए ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये ईवीएम से छेड़छाड़ है। नहीं, मैं ईवीएम की बात आपसे नहीं करी, मैंने सिर्फ आपसे कहा एक पार्टी का कैडर होता है। एक दौर था 72 का, 70 का दौर, दीपक का निशान, भाजपा के 2 सांसद, 1 सांसद, ये सब होता था। हाँ बिल्कुल। आज 240 है, 240 हो गए ना। आज बढ़ा ना, चेंज हुआ ना, बदल ना चीजें। बदलने के साथ साथ कुछ चीजें उन्होंने अपनी मैनिपुलेट की हैं, करती हैं, मैं मानता हूँ उस बात को। जैसे राहुल गांधी कहते हैं, अब माना बिहार का चुनाव हुआ, बिहार के चुनाव में ओवैसी को तो 6 सीटें मिल गई, कांग्रेस 0 पे आ गई। हाँ। बताओ ना,
जबकि ओवैसी साहब ये कह रहे थे कि साहब मुझे आप जो है ना 15-16 सीटें दे दो, बातचीत हो जाएगी और हम सब ये कर देंगे। तो चेंज हुआ ना चीजें। अब जब चेंज हुई तो उससे उससे क्या होता है, देखिए साहब मैंने आपसे कहा आप इस चैनल के हेड हैं, आप जो व्यवस्था यहाँ करना चाहेंगे वो तो व्यवस्था लागू होगी। अच्छा, इससे एक चीज़ और मेरे को समझ में आती है, जो आपने जो अभी-अभी बात छेड़ी ओवैसी साहब की, कि ओवैसी साहब जो है बहुत ही कट्टर बोलते हैं, बहुत कट्टर बोलते हैं। बहुत ही कट्टर। बिल्कुल। वहाँ पे वो पॉलिटिक्स, वो वाली पॉलिटिक्स है जो कि धर्म के ऊपर खेली जा रही है। चाहे भाजपा की तरफ से देखो, चाहे ओवैसी साहब की तरफ से देखो। मतलब कुछ लोग, जैसे हमारे योगी जी हैं, वो भी बिल्कुल कट्टर हैं, लेकिन उनका अपना तरीका अलग है, ओवैसी साहब का तरीका अपना अलग है। मेरा प्रश्न ये है कि वहाँ पे कांग्रेस सीट नहीं निकाल पाई और ओवैसी साहब ने 6 सीटें निकाल दी। यानी कि जो आम जनता है, उनकी जो बातें हैं, ज़ाहिर-सी बात है उनके पास मैक्सिमम वोट जो है वो मुस्लिम समाज का गया होगा। तो वो जो उनको वोट कर रहे हैं, वो उस कट्टरता को समर्थन देते हैं। अब मुझे बताओ, आप अगर मेरे टेस्ट की बात करेंगे तो मुझे आपकी हर बात अच्छी लगेगी। ये ह्यूमन नेचर है। कोई भी इंसान जब तक उसके समझ की बात होती है वो अच्छी लगती है। आप मुझे बताइए, ओवैसी साहब ने अभी जो महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव, उनके काउंसलर चुन के आए, उनके बहुत सारे, उसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं। होता क्या है कि सच्चाई सबको अच्छी लगती है। कुछ चीज़ें ओवैसी साहब बोलते हैं, उनका अपना नज़रिया है अपनी बात को रखने का, और मैंने ये देखा है बहुत सारे लोग उनके बारे में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा है वो देश के संविधान के अनुकूल या जो हमारा शरीयत का कानून है उसके अनुकूल वो बात करते हैं, और बहुत ज़्यादा वो लफाजियों में बात नहीं करते। उनका एक माइंडसेट बना है देश के अंदर कि लोगों ने कहा यार ये आदमी एक एक कौम विशेष का रहनुमा है, उनके हितों की बात करता है, उनके हक की बात करता है, इसलिए लोग उस पर फेथ करते हैं, बिलीव करते हैं, उसको वोट करते हैं। मैं ये कह रहा कि जो हमारे राजनीतिककार हैं, जो लोग बैठे हैं ऊपर, वो एक बार ये ऑब्जर्व करें ना कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, आज वो देश की मैक्सिमम राज्यों में वो बैठे हुए हैं, उनकी सरकारें हैं। उन्होंने ये एक दिन में तो बना नहीं। आरएसएस की ये पिछले 40-50 सालों की मेहनत है, बिल्कुल है। और उस मेहनत से वो आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। अब मुझे वो अगर खरने लगे या मैं उसको अपना उस पे रिएक्ट करने लगूं, ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, अपने आप को प्रूव किया है ना। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, प्रूव कराया ना अपने आप को कि नहीं भाई, मुझे जो कहा जाता है कि ये राजकुंवर है, बताया ना कि मैं चल सकता हूँ लोगों की तरह, मैं आम आदमी पे जाके बैठ सकता हूँ, मैं आम आदमी से जाके मिल सकता हूँ, मैं एक मजदूरी का भी काम कर सकता हूँ, मैं एक किसी गरीब परिवार में मैसनर के पास जाके या मैकेनिक के पास जाके वहाँ मैकेनिक का काम कर प्रूव किया ना अपने आप को। आज एलओपी है ना, वरना एक वक्त तो पिछला ऐसा आ गया था कि हम एलओपी के लायक भी नहीं थे, नहीं बन सकते थे हम एलओपी। जो भारतीय संसदीय ढांचा है उस पर कुछ मानक है कि इतने परसेंट आपके इतना पास होना होंगे ज़रूरी है। तब जरूरी है ना। आज उन्होंने अपने आप को प्रूव करके बताया ना, ठीक है, मैंने बताया आपको कि 60% हमारे पास स्ट्रेंथ है, सभी दलों की है। तो कुछ चीजें हैं, बदलाव लाना पड़ेगा, बदलाव के साथ समय के साथ बदलाव आ जाता है। आज उन्होंने हमारे यहाँ जिला सृजन से लेके और बूथ और ये और सो जो पन्ना प्रमुख भाजपा का कहलाया जाता था, आज उन्होंने अपने कैडर को खड़ा करने की बात की है। निश्चित तौर पे एक समय आएगा, बदलाव आएगा, बदलाव आता है, प्रकृति का नियम है, हमेशा सदा किसी की नहीं रही, चेंज होगा, बदलेंगी चीजें, बदलने के बाद एक सवेरा आएगा, दूसरा सूरज उगेगा, फिर लगेगा शायद लोगों को खुशहाली। आप मुझे बताइए, इस मुल्क के अंदर मैंने जो आपसे कहा पिछले 15-20 सालों में जो भी नैरेटिव सेट किया गया उसका कोई बहुत ज्यादा विरोध तो नहीं किया। आपने हमसे कहा कि भाई रामलला है, रामलला की भूमि है, राम जन्मभूमि है, मुसलमानों को उनको पहल करनी चाहिए और उसको दे देनी चाहिए, दे दी ना। वो तो कोर्ट के थ्रू नो मिली। नो, देखिए देखिए,
देखिए अब मैं उन्होंने जितना उन्होंने देखो कहा ये है, क्योंकि हाँ, ये वो समय में हुआ है जिस समय ये तो अभी ये हमारा आपके समय हमारे समय की हमारे बात है, समय की बात हमारे है, समय की हमने बात इसको देखा है, जो पढ़ा है। जो डिसीजन आप जजमेंट आया उस जजमेंट को आप पढ़ो। एक्सेप्ट किया उन्होंने, ये मस्जिद थी, उसके बावजूद आस्था की बुनियाद पर ये दे दिया गया हिंदू भाइयों को, देखिए ठीक है, अगर उस पर कोई ले, एतराज नहीं है, उस नहीं पर ले, कोई अगर एतराज नहीं। लेन देन की बात करें कि अगर हम्म, आपसी सहमति से ये चीजें हुई होती हम्म। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें इतने साल नहीं लगने थे। अरे यार आपसी सहमति से हुई तभी तो मस्जिद बना के दिए, कहा है ना कि तुम्हारे को मस्जिद अलग से बना के दे रहे हैं। नहीं मस्जिद बना के ये तो हुआ, हम्म। लेकिन सहमति की बात जो मैं कह रहा हूँ कि रामलला के आपने बात छेड़ी। एक 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 मुहर लगानी थी ना, जुडिशरी एक सिस्टम है, कह दिया ना जजों ने कि भाई आस्था की बुनियाद में ये राम न्यास को दी जाती है, दे दी, बन गया मंदिर, भव्य मंदिर बन गया। अब आप ये सोचें, दूसरा तीसरा चौथा, ये मुल्क है ना, ये सभी का देश है, सभी को यहाँ जीने का अधिकार है, सभी को यहाँ अपनी मजहबी आज़ादी है, क्या दिक्कत है यार, मिलजुल के साझा संस्कृति को आगे बढ़ाए ना हम। क्या दिक्कत है इसमें? आपको लगता है मैं इतनी देर से आपसे आपसे मेरा बात संवाद हो रहा है, कहीं आपको लगता है कि याकूब सिद्दीकी के अंदर कोई खोट नजर आता है आपको? नहीं नहीं, बहुत आपसे बड़ी अच्छे से बातचीत हो रही है। फिर तो क्यों हमारी जहनियत खराब हो रखी है? क्या वजह है? देखिए मैं जहाँ पे आप सिर्फ याकूब सिद्दीकी हैं और मैं अमित अमोली हूँ, वहां पे हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं, कुछ नहीं, हम बढ़िया आराम से बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिलेंगे कल के दिन, आज कभी, सब कुछ बढ़िया है। दिक्कतें तब आती हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था, जब हम राजनीति का वो चश्मा पहन लेते हैं जो कि चश्मा से दिखे ही सिर्फ जाति रही है, जिस चश्मे से सिर्फ धर्म दिख रहा है। वो देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो वो देश के ये तो हर पार्टी कर रही है ना, जो भी कर रहा है वो देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, जो भी कर रहा है। मैं कह रहा हूं, मैं भी कर रहा हूं, तो मैं भी गलत कर रहा हूं। देखो लोकतंत्र का तो सिर्फ आज की डेट में नाम लिया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, लोकतंत्र तो चल कहाँ रहा है। देखो सुनो मेरी बात, लोकतंत्र होता तो जो लोगों की इच्छा होती वो होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है गाय बगाए ये आवाजें उठती हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल ने, आशीष नेगी ने जो आवाज उठाई है, क्या वो आवाज उसको लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं? क्या उसको जन समर्थन नहीं मिल रहा है? क्या वो आदमी आज आज जो उत्तराखंड क्रांति दल जिसने इस प्रदेश को बनाया था, वो आज हाशिए में आके खड़ा हो गया था, आज फिर जिंदा हुआ है ना, आज उसकी फॉलोइंग बड़ी है ना, बिल्कुल आज उसके लोग बड़े हैं ना। ऐसा नहीं है। मैं ये फिर कह रहा हूँ आपसे, और आपके दर्शकों, लाखों दर्शक देखेंगे आपके इस मेरे इंटरव्यू को। मैं फिर कह रहा हूँ, आप ईमानदारी से बढ़िए ना आगे, क्या दिक्कत आ रही है? संघर्ष कीजिए ना आप। अच्छा एक चीज और है, क्योंकि आप पहाड़ी मूल से आते हैं, पहाड़ों में एक चीज और सुनने को मिल रही है आजकल कि कई लोग जो ऐसे कश्मीरी लोग आ रहे हैं कुछ सामान बेचने के लिए, कोई कहीं से अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, और आजकल एक अलग तरह का माहौल चल रहा है कि भैया अपनी आईडी दिखाओ, परमिशन दिखाओ, तुम यहाँ पे बेच सकते हो नहीं बेच सकते हो, उस चीज के ऊपर बड़ी बहस चल रही है। आप कैसे देखते हैं इसको? आपने पता नहीं आपका वो दौर हुआ होगा, हमारे यहाँ एक विनिमय प्रथा चलती थी। हम क्या करते थे, मैंने देखा है उस व्यवस्था को, हम गांव में जाते थे और गांव में चूड़ी वगैरह ये सब चीजें लेके जाते थे, और गांव के लोग हमको अनाज दे देते थे, या नमक आता था, नमक के बदले हम अनाज दे देते थे। तब भी तो ये व्यवस्था थी। आज जो लोग वहां जा रहे हैं अपना सामान बेचने के लिए, उससे आईडी मांगी जा रही है, उससे पूछा जा रहा है, उसका अधिकार आम नागरिक को किसने दिया? पुलिस पूछे बात समझ में आती है, पुलिस चूंकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, वो पूछे बात समझ में आती है। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी पूछे बात समझ में आती, पहले भी पूछते थे, तहसीलदार पूछ लेता था, लेखपाल पूछ लेता था, पुलिस वाले पूछ लेते थे, बात समझ में आती है। आप और मैं किस अधिकार से पूछें? चार आदमी खड़े होते हैं, लाओ भाई अपनी आईडी दिखाओ, तुम यहाँ मत आना, तुम वहां मत जाना। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूँ, मेरे मन में ये व्यवस्था ठीक नहीं है। अरे जिन लोग, आपको आपका काम मुबारक, मुझे मेरा काम मुबारक, मैं जो काम करूं मुझे मुबारक, जो आप करें वो आपको मुबारक। तो ये व्यवस्था समाज को दूषित करने की, ये व्यवस्था समाज का जो सामाजिक ताना बाना है उसको खराब करने की, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। मतलब इसके कुछ जो चुने हुए लोग हैं वही पूछे तो ठीक है।
ठीक है, आजकल जो मर्जी जिसको दिल आ रहा है वो पूछ रहा है। वो पूछ रहा है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं, ये कहीं ना कहीं आपस के मेल जोल के लिए ठीक नहीं है। ठीक नहीं। अच्छा एक चीज और है, आप क्या मानते हैं, मतलब अब वैसे आप पहाड़ी हमसे अच्छी ज्यादा पहाड़ी आप बोल देते हैं, आप पहाड़ में रहे हैं पूरी तरह, पहाड़ी भी हैं, लेकिन एज ए मुस्लिम आपको क्या लगता है कि क्या मुसलमान खतरे में है? देखिए, मुसलमान खतरे में नहीं है, इंसानियत खतरे में है। मुसलमान कोई मामला ही नहीं है, इंसानियत खतरे में है। अब आप पूछेंगे कि इंसानियत कैसे खतरे में है भाई? मैं तो खतरे में नहीं हूँ, हम्म, आप यही तो कहेंगे। मेरे मुल्क के अंदर एक व्यवस्था आई, और वो व्यवस्था आई कि यार मैंने कहा ना आपको, हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बाई चॉइस रह रहे हैं, हमारे पास था ऑप्शन, हम जाते पाकिस्तान चले जाते, मेरे बड़े चले जाते, हो सकता मैं नहीं जाते, कोई और मेरे बड़े चले जाते, था हमारे पास, हम नहीं गए ना। हमें यहाँ आपके प्यार ने रोका ना, आपका जो हमारे साथ इंसानियत का मामलात थे, उसने हमें यहाँ रोका ना। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं, लेकिन हमने तो बहुतों के मुंह से सुना है कि जो है ये आज का युग जो चल रहा है इसमें मुस्लिम खतरे में आ रहा है। नहीं, ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात है। मुस्लिम खतरे में नहीं, इंसानियत खतरे में। ये बेकार की बात है, मुस्लिम खतरे में। क्या खतरे? इंसानियत किससे है खतरे में? इंसानियत इसलिए खतरे में कि मेरा और आपका प्यार कम हो गया, मैं आपसे प्यार कर रहा हूं, आप मुझसे प्यार नहीं कर रहे, इसलिए खतरे में। आप भी मुझसे प्यार करें, कोई खतरे में नहीं। मैं जितना देखता हूँ आपसी भाईचारा तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है कहाँ, आप बताओ ना। जैसा पहले अभी हम, आप मेरा अभी अपना बचपन से लेके आज तक मेरे जो दोस्त हैं वो हर कम्युनिटी के रहे हैं, हम मेरे को आज भी कोई दिक्कत नहीं होती। आप अपने अपने ऊपर तुलना ना करो ना। अभी आपने कहा, अभी आप ही का सवाल था कि सब गांव में लोग जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है, उनकी आइडेंटिटी पता की जा रही है, वाई, क्यों? मेरे पास भी ईश्वर ने 2 आंखें दी हैं, मेरे पास भी 2 पाँव दिए हैं, मेरे पास भी 2 हाथ दिए हैं, मेरा स्ट्रक्चर भी आप ही की तरह है ना। मैं लंगूर तो नहीं नजर आता कहीं से, मैं भी तो इंसान नजर आता हूँ। तो मुझसे क्यों पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है मुझसे? मैं भी तो आप ही की तरह इंसान हूँ, मेरे रगों में भी तो लाल रंग का खून दौड़ रहा है, वो हरे रंग का तो है नहीं। लेकिन आज इंसानियत से खतरा हो किससे गया है, मतलब इंसानियत के लिए खतरा कौन बन गया है? कुछ सरफिरे लोग, कुछ शरीफिरे लोग, जो सरफिरे लोग हैं, जो इस मुल्क की जो तहजीब है उसको खत्म करना चाहते हैं। मतलब जो आज की डेट में जो पावर में है, बात पावर में समझ ली, पावर देखो में कर क्या तो है? वही सकता है जो पावर में होगा। आप सुनो ना, अब आप मुझे बताओ, आप बताओ, कोटद्वार में मामला हुआ, उसमें पुलिस जो है एक एक विशेष दल के लोगों को स्कॉट कर रही है, क्या राइट है? राइट है? भारतीय संविधान के अंदर वो पावर सिर्फ उसको है जो चुनकर लोकतंत्र में, जो विधानसभा में, विधायिका में आया हो, संसद में आया हो, राज्यसभा में। हाँ, अनिल बलूनी जी आए, उनको अगर स्कॉट करे तो समझ में आता है। त्रिवेंद्र रावत जी जाए, उनको अगर स्कॉट करे तो समझ में आता है। प्रदीप माना माना हमारे अजय टमटा जी जाए, उनको स्कॉट करे तो समझ में आता है। एक दल विशेष के लोग जा रहे हैं, उसको पुलिस स्कॉट कर रही है, गाड़ी उसकी जा रही है, क्या महसूस करेंगे आप? एक्चुअली में क्या है कि वो क्या देश पता गाड़ी इसलिए जा रही हो कि कुछ गलत ना कर दे। ना ना, देखो सुनो मेरी बात। ये हो सकता है, ये भी एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है पुलिस ने ये कहा हो, अब जैसे पुलिस के इंस्पेक्टर कह रहे थे कि साहब वो सिद्धबली जा रहे थे, ठीक है भाई, देवी के दर्शन करने जा रहे हैं, जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को मनाही थोड़ी ना है। लेकिन उससे उदंड मचा देना, एक गाली देना या किसी को टारगेट करना, ये अच्छी बात नहीं है, और ये इंसानियत के खिलाफ बात है। ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरा मानना, मेरा अपना मानना है। आज इस लोकतंत्र के लिए आप भाजपा को कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारें सारी अपनी जगह ठीक है, वो चल रही हैं, उनको माइंडेड मिला है तभी तो बैठी है ना। लेकिन मैं समझता हूँ लोकतंत्र को अगर उसको संविधान के मूल्यों के आधार पर चलाया जाए तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अगर उसको संविधान के मूल्यों के आधार पर आप नहीं चलाएंगे तो लोकतंत्र सिसक जाएगा, आइसोलेशन में चला जाएगा। ये मेरा मानना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे को अपना एक पुराना क्वेश्चन फिर से याद आ गया, क्योंकि संविधान के बारे में जिक्र आया, हमारा वो क्वेश्चन अधूरा रह गया था, शरीयत और अपना संविधान संविधान दोनों जरूरी हैं
या एक जरूरी है? जिस आदमी की आस्था जहाँ है उसके लिए दोनों जरूरी है। अगर मेरी आस्था शरीयत पर है तो मेरे लिए दोनों जरूरी है। मेरे लिए शरीयत भी जरूरी है और मेरे लिए संविधान भी जरूरी है। जहाँ जहाँ रहा मुल्क के आइन की बात, और मैं किसी का अगर माना मैं किसी को मारने लगूं तो क्या मेरे ऊपर वो सेक्शन इम्पोज नहीं होगा? अच्छा, आप क्या मानते हैं कि जो सच्चा मुसलमान होगा शरीयत मानता ही होगा? मैं ये कह रहा, जो सच्चा इंसान होगा वो अपने मजहब को फॉलो करेगा। नहीं, मजहब को तो करेगा, ठीक हो गया। लेकिन अगर अब उसको ये कहना कि वो शरीयत को मानता है, जो शरीयत को मानेगा तभी तो वो इस्लाम में आएगा। देखिए, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, मैंने तो शरीयत को पढ़ा भी नहीं, मैं जानता भी नहीं, मेरी आस्था नहीं है वहां। मैं आपको तो मैंने तो सिर्फ जितना सुना है मेरे को उतना ही पता है। ठीक हो गया। तो मेरे को तो बहुत सारी चीजें पता ही नहीं है उसके बारे में। ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ ये मेरे को मालूम है कि जितनी बेनिफिशियल चीजें हैं वो मुझे शरीयत से चाहिए, लेकिन जो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकती है मैं उनके बारे में बात भी नहीं करता। नो। तो शरीयत जब मानेंगे तो कंप्लीट मानेंगे। अगर कोई शरीयत आधी अधूरी शरीयत मान के, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा जवाब ले लीजिए आप। आधी अधूरी शरीयत मान के वो शरीयत को फॉलो नहीं कर सकता। अगर कल के दिन भारत सरकार, जरूरी नहीं कि भाजपा, कांग्रेस या कोई भी, अगर कोई एक ऐसा कानून ले आती है कि जो शरीयत मानेगा तो फिर वो पूरी तरह शरीयत उसके ऊपर लागू की जाएगी। फिर उसको जो है हमें आईपीसी की धाराओं से कोई मतलब नहीं, बाकी किसी धाराओं से मतलब नहीं। उसके लिए जितनी भी चीजें उसमें हैं वो उसी के अनुसार जो है, दंड संहिता भी वहीं से देखी जाएगी, प्रॉफिट भी सारा वहीं से देखा, सब कुछ वहीं से देखा जाएगा। ये पॉसिबल अगर ऐसा ना, ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मेरे देश ने, मेरे पार्लियामेंट, मेरे जो हमारी सर्वोच्च पंचायत है उसने एक कानून पास किया है, और वो कानून ऐसे नहीं बन गया, उसको बाकायदा ड्राफ्ट किया गया, उसके लिए बहुत बेहतरीन तमाम, आपको पता है हिंदुस्तान का जो आईपीसी वगैरह, ये जो अब आज एनआरबी वगैरह इन्होंने कर दिया है, देश का जो कानून है उस कानून को बहुत सारे मुल्कों ने अपने यहाँ माना है, और मान के उसको अब बहुत सारी चीजें अपने यहाँ चेंज की हैं। भारतीय संविधान, जो भारत का देश का संविधान है, वो बहुत मजबूत संविधान है। इस पर ठीक है अमेंडमेंट आए, बहुत सारी चीजें हुई, सारी बातें आई, लेकिन हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है, और इस देश के अंदर रहने वाला हर नागरिक उसको मानता है, उसका आदर सम्मान करता है। जिस दिन उसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, हमारा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये तो बहस सही में आपने कहा बहुत लंबी चली जाएंगी। 27 में आपकी तैयारी क्या है निजी तौर पे? हमारी अपनी तैयारी है। नहीं, कांग्रेस की नहीं कह रहा हूँ मैं अच्छा, मेरी अपनी, देखिए मैं भी कांग्रेस का एक अदना सा सिपाही हूँ। वो तो आपने बता दी उनकी। तो देखिए नहीं, जो सच्चाई है, मैं चूंकि कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जो मेरी पार्टी का आदेश होगा मैं उसका पालन करूंगा। मैंने हमेशा पार्टी के आदेशों का पालन किया है, और मैं पार्टी के साथ हूँ। जो पार्टी मेरे से काम लेना चाहेगी मैं उस तरीके से पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा, और मैं हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। पार्टी को तो अपने सभी लोगों की जरूरत है। क्या 27 के चुनाव में आप खड़े होंगे? मेरी पार्टी अगर मुझे चाहेगी, इस काबिल समझेगी और मुझे टिकट देगी तो 1000% खड़ा हूंगा, 1000% चुनाव लड़ूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो और हम आपको जो है जीतते हुए देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।